हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लास 12th का है ये, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड के लिए ये चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड टर्म में आने वाला है। इस चैप्टर से पूरे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। पूरे 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं कि ये क्या है, और उसके बाद हम कैसे इनका अकाउंटिंग होता है वो स्टार्ट करेंगे। इसको हम एक और नाम से बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बुलाते हैं हम, क्या बुलाते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एनपीओ। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? So not-for-profit organizations are the establishments that are utilized for the welfare of the community, ठीक है, and are set up as charitable institutions. तो basically not-for-profit organizations तो है, ये properly run करते हैं, लेकिन जो इनका बेसिक उद्देश्य होता है एस्टैब्लिश करने का वो क्या होता है? वो प्रॉफिट नहीं होता है। जैसे हम बिजनेस सेटअप अगर सेटअप करते हैं, बिजनेस लगाते हैं, तो क्या होता है उसमें बेसिक उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। बट इसमें क्या है, इसमें हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए। हम प्रॉफिट के उद्देश्य से नहीं, हम सर्विस के उद्देश्य से, सेवा के उद्देश्य से या चैरिटी के उद्देश्य से हम ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। एनजीओज, कोई भी एनजीओ जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। टेम्पल्स, अब टेम्पल्स में भी चढ़ावा चढ़ता है, पैसे जाते हैं, जो वहां पे लोग रहते हैं उनका खर्चा, उनका खाना बनता है तो खर्चे भी होते हैं। तो टेम्पल्स भी अपना एक अकाउंट मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आते हैं, और उस हिसाब से इनका भी ये जनरली कोई ना कोई चैरिटेबल ट्रस्ट होता है जो टेम्पल्स को रन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एनजीओ हो गए, टेम्पल्स हो गए, अब यहां तक तो समझ में आता है। और क्या क्या चीजें हैं इनमें, और क्या क्या आ जाती हैं? और आते हैं स्कूल्स। स्कूल्स का भी बेसिक जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि वो सेवा के उद्देश्य से, वो प्रॉफिट बनाने के उद्देश्य से नहीं खोला जाएगा, वो लोगों को शिक्षा देने के लिए खोला जाएगा, ठीक है। तो आज भी जो मैक्सिमम स्कूल्स जो खुलते हैं वो किसके अंडर में खुलते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में, ठीक है। हालांकि अब सिचुएशन काफी डिफरेंट है, हमें जो स्कूल्स देखने मिलते हैं वो मोरओवर प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन ही लगते हैं कि वो प्रॉफिट बनाने के लिए खोले जा रहे हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दिखाते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बट बेसिक ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट है। बेसिक ऑब्जेक्टिव सर्विस नहीं, बेसिक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट, वो अलग एक नैरेटिव है। बट हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें समझना है कि स्कूल्स जो है वो किस में आते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। हॉस्पिटल्स, अगेन हॉस्पिटल्स भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ही आते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग तो स्पेशली स्कूल या हॉस्पिटल्स इसीलिए खोलते ही हैं सो दैट, क्योंकि इसका जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं होता, ठीक है। तो वो या फिर बहुत ही मिनिमम टैक्सेस होते हैं, तो इसीलिए खोलते हैं कि उनको टैक्स सेविंग हो जाए और वो अपना बिजनेस रन करते रहे और प्रॉफिट में भी काउंट नहीं होगा। तो खैर ये सारी चीजें किसमें आती हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। इसका बेसिक फीचर्स देख लेते हैं कि व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ non-profit organization. Separate legal entity promoted by individuals or enterprises. जैसे आपका sole proprietorship business या जैसे कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ओनर से अलग, वैसे ही ये भी सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। इसे कोई प्रमोट कर सकता है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो चाहे कोई एंटरप्राइज। पर्पस इज टू प्रोवाइड सर्विस विदाउट मोटिव ऑफ प्रॉफिट। पर्पस क्या होना चाहिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का? कि सर्विस प्रोवाइड करें विदाउट मोटिव ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का कोई मोटिव नहीं होना चाहिए। सेटअप बाय चैरिटेबल ट्रस्ट। जनरली ये एनजीओ और ये सब कोई ट्रस्ट होती है जो सेटअप करते हैं एनजीओ को, ठीक है, और वो ट्रस्ट ही उन्हें रन करती है प्रॉपरली।
मैनेज्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कॉल्ड ट्रस्टी। और जो ट्रस्ट में जो मेंबर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रस्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अब हम देखेंगे कि इनका अकाउंट्स कैसे मेंटेन होता है। जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप का 11th में पढ़ रहे थे तो उसमें क्या क्या था? उसमें था ट्रेडिंग, मतलब जर्नल और लेजर और वो सब तो था ही, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं सीधे फाइनल अकाउंट पे आ रही हूँ। ठीक है, तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 चीज था यहां पर। और यहां पर क्या होता था? ग्रॉस प्रॉफिट, यहां पर क्या होता था? नेट प्रॉफिट, और यहां पर बैलेंस शीट, एसेट्स और लायबिलिटी, यही होता था ना। तो बेसिकली हम जब पहले करते थे तो हमें क्या मिलता था? या तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था, नेट प्रॉफिट मिलता था और बैलेंस शीट बनाते थे हम। ठीक है, अब हम यहां पर जो बनाएंगे, ट्रेडिंग के जगह पर क्या आ जाएगा? ट्रेडिंग की जगह पर तो मैं नहीं कहूंगी, बट ये रिप्लेस हो गया। ये दोनों चीजें यहां नहीं बनती। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यहां पर हमें प्रॉफिट चाहिए नहीं, तो हम प्रॉफिट वाली चीजों को कैलकुलेशन क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? एक बनाएंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बनाएंगे? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, ये पहला अकाउंट बनेगा। दूसरा बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, और तीसरा इनका भी बनता है बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट तो स्टेटमेंट होता है ना। बैलेंस शीट इज नॉट टू नो एनी प्रॉफिट, बैलेंस शीट तो स्टेटमेंट होता है, तो इनका भी बैलेंस शीट बनता है। तो सबसे पहले क्या बनता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। ये है आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको ये तीनों चीजें बनानी है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये तीनों चीजें बनानी है। अब इन तीनों चीजों की खासियत हम समझ लें जरा, कैसे कैसे बनेंगे, क्या फॉर्मेट है, कैसे बनता है। तो ये तो पीछे छूट गया, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले नाम से क्या समझ में आ रहा है कि हमें क्या इसमें, क्या इस अकाउंट में क्या क्या डालना है? जो रिसीव हुआ, जो कुछ भी आया है, ठीक है, जो कुछ भी इनफ्लो हुआ और जो पेमेंट हुआ, यानी जो कुछ भी आउटफ्लो हुआ। तो बेसिकली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो डील करता है वो सिर्फ और सिर्फ कैश में डील करता है। किसमें? कैश में। कैश बुक क्या आ रहा है थोड़ा बहुत, जैसे कैश बुक में हम सारे कैश ट्रांजैक्शंस लिखते थे, वैसे ही हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सारे के सारे कैश रिसीट और कैश पेमेंट को मेंशन करते हैं। ठीक है, अब हम जरा इसको अच्छे से एक फॉर्मेट और प्लस ये समझते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है। उसके बाद आएंगे इनकम एक्सपेंडिचर पे और उसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देखते हैं। इसकी पहली खासियत होती है कि ऑल कैश, सारा का सारा कैश हम मेंशन करेंगे। ऑल कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो will be mentioned here, will be mentioned here. ओके, तो चाहे वो कैश 10 रुपए हो, 5 रुपए हो, 2 रुपए हो, 2000, 20,000, 2 लाख, 20 लाख, कुछ भी हो। ठीक है, यहां पर हम जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो कैश 2 रुपए है या 2 लाख है या 20 लाख है। इसका मतलब कि हम ये नहीं देखेंगे कि वो कैश रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है। आई बात समझ में? हम अगर कोई पेमेंट हो रहा है तो हम ये नहीं देखेंगे कि हमने स्टेशनरी खरीदने के लिए या हमने कुछ छोटा सामान खरीदने के लिए पेमेंट किया है या हमने कोई बहुत बड़ी संपत्ति खरीदने के लिए पेमेंट किया है। पेमेंट मतलब पेमेंट। तो सिंपल है, आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बहुत ही सिंपल है ये। आपको क्या करना है
कि एक साल का जिस भी ईयर का आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, जिस भी ईयर का, ये कुछ फॉर्मेट होता है। ओके, बहुत अच्छी लाइन खींची है मैंने, आई नो। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, तो अब इसमें क्या हुआ, एक साइड रिसीट है और एक साइड पेमेंट है। कौन सा साइड रिसीट है? ये साइड रिसीट है, इसको हम रिसीट प्रोनाउंस करते हैं, ये बात याद रखना, पी साइलेंट। रिसीट, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट, ये हो गया इसका फॉर्मेट। ठीक है, जिस ये मान लो आप बना रहे हो फ्रेंड्स क्लब दिल्ली, ये कोई क्लब है जो एनजीओ है और उसका रिसीट पेमेंट अकाउंट आप बना रहे हो, तो कैसे लिखेंगे? फ्रेंड्स क्लब दिल्ली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जिस साल के लिए आप बना रहे हो। ठीक है, 31 मार्च 2018। काफी कुछ सिमिलर लग रहा है ना? पूरे साल के लिए बनेगा ये अकाउंट, तो जिस साल के लिए भी आप बना रहे हैं वो हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब हमें इसमें देखना क्या है कि हम क्या डालेंगे। जो भी कैश आया है वो रिसीट साइड में चला जाएगा, जो भी पेमेंट गया है वो पेमेंट साइड में चला जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कैश इस साल से रिलेटेड है, पिछले साल से रिलेटेड है, अगले साल से रिलेटेड है, किसी भी साल से रिलेटेड हो। अगर वो इस फाइनेंशियल ईयर में आया है ट्रस्ट के अंदर या क्लब के अंदर, तो हम उसे एंटर करेंगे। ठीक है, हमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है कि अरे ये तो पिछले साल का था तो ये हमने नहीं डाला था, अभी क्यों डाले, या फिर ये तो अगले साल का है, एडवांस है, अभी इस साल में हम क्यों डाले। हमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, सिंपल है। पैसा आया है रिसीट, पैसा गया है पेमेंट। ठीक, यही काम करना है हमें। तो इस हिसाब से इस प्रॉपर अकाउंट में हमें कोई भी इसके अलावा, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, जैसे कि प्रीपेड, ऐसी चीजों की एंट्री नहीं करनी है। मतलब कुछ आउटस्टैंडिंग रह गया है, आगे देना है, हमें वो सब दिमाग ही नहीं लगाना है। भाई दिया है तो डाल देंगे, नहीं दिया तो नहीं डालेंगे, खत्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का बेसिक नेचर। इसमें कुछ भी पुराना नया हमें रखना नहीं है, और कैपिटल और रेवेन्यू नेचर से भी मतलब नहीं है, चाहे छोटा पैसा हो चाहे बड़ा पैसा हो, हमें सब कुछ डालना है। तो इस बेसिस पे हम जरा सा एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1। क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 1। बुक है टीएस ग्रेवाल, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, पेज नंबर है 7.5। मेरे पास थोड़ी सी पुरानी एडिशन की बुक है, दिस इज 2018 एडिशन, दो आई हैव ऑर्डर्ड द न्यू एडिशन, बट तब तक हम इसी एडिशन से कर देते हैं। थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये है, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 करते हैं, जिसमें फ्रेंड्स क्लब दिल्ली के लिए हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक, अब आपको बनाना स्टार्ट करना है। सबसे पहले दिया कैश ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी 1 अप्रैल 2017 को जो कैश अवेलेबल था। ठीक है, तो वो हो जाएगा क्या? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी पुराना बैलेंस था। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक याद है ना, ठीक वैसे ही यहां पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 44,000। ठीक है, देन सब्सक्रिप्शंस। अब इस क्लब का जिन लोगों ने भी सब्सक्रिप्शंस लिया था उनके लिए पैसा आया था। ठीक है, उनसे पैसा आया था, तो दिस इज व्हाट? दिस इज रिसीट। ठीक है, जो भी सब्सक्रिप्शन जिसने लिया क्लब में
उन्होंने पैसा दिया, तो ये हो गया टू सब्सक्रिप्शंस। ये कितना है? दिस इज 3,76,000, 3,76,000। ओके। डोनेशंस भी आते हैं एनजीओज में, है ना। अगर दिया होता तो अलग से लिखा होगा कि दिया है, पर यहाँ पर आते हैं एनजीओ में डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, ये सब पैसा इनकम होता है। ठीक है, तो डोनेशन भी मिला है। एंट्रेंस फीस अब देख के तो लग रहा है कि ये खर्चा है, लेकिन एंट्रेंस फीस क्लब में एंट्री करने की फीस होती है, वो फीस भी इनका इनकम है। ठीक है, आपको देखना है आप किसका बना रहे हो, तो इनका इनकम है। ये सारी चीजें इनकी क्या होती हैं? इनकम होती हैं। एंट्रेंस फीस, ओके। एंट्रेंस फीस इज 43,000, ओके। रेंट रियलाइज्ड फ्रॉम क्लब हॉल 52,500, मतलब क्लब का जो हॉल है उससे जो भी हमने उसे रेंट आउट किया कभी, तो उससे जो भी रेंट मिला वो रेंट, ठीक है, वो भी इनकम है ना। उस हॉल को हमने दिया किसी को, भाई बर्थडे पार्टी बना लो, कुछ भी कर लो, उसके लिए दिया, तो उससे जो रेंट आया वो भी इनकम है। ठीक हो गया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस यहां से क्या स्टार्ट होता है? खर्चे यानी पेमेंट। तो बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ओके, 34,400। देन टैक्सेस, टैक्स मैंने बोला था बहुत नॉमिनल टैक्स देने होते हैं, तो देने होते हैं, इट्स नॉट कि नहीं देने होते हैं, बट नॉमिनल कम होते हैं। टैक्सेस 5,000। इसके बाद सैलरीज एंड वेजेस, भाई क्लब में जो लोग काम कर रहे होंगे उनको तो देनी पड़ेगी ना सैलरी, है ना। तो सैलरीज एंड वेजेस 2,15,000। बाय नेक्स्ट इज ओनोरारियम टू सेक्रेटरी। ओनोरारियम एक स्पेशल तरह का प्राइज, एक तरह से आप किसी को एक्स्ट्रा प्राइज देते हो तो उसको आप बोलते हैं ओनोरारियम। ठीक है, स्पेशल अगर किसी गेस्ट को दिया जाता है उसके आने पर, तो उनको इसको बोलते हैं ओनोरारियम। ठीक है, कि आपने किसी गेस्ट को बुलाया तो यू हैव टू गिव हिम समथिंग। सो ओनोरारियम टू सेक्रेटरी इज 25,000। Printing and stationery. Next is interest received on investment. तो interest received again कहाँ आ जाएगा? Interest received तो in receipt है ना, आपने जो क्लब ने जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस पे इंटरेस्ट मिला है, तो दिस इज व्हाट? रिसीट। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज 29,500। ओके, printing and stationery, this is expenses. $3,500. Petty expenses, $9,000. And the last is insurance premium paid. What? Insurance premium paid. और ये कितना है? 3,100. तो ये हमने सारा जो कुछ भी कैश आया था और कैश गया था, ये हमने जो आया था वो रिसीट साइड में और जो गया था वो पेमेंट साइड में डाल दिया। ठीक है, अब हम इसका टोटल करेंगे। ठीक, और टोटल करके ये देखेंगे कि पैसा हाथ में है या नहीं है। ठीक है, इससे आपको पता क्या चलेगा
इससे आपको पता ये चलेगा कि ऐसा तो नहीं है कि जो आपके पास पैसे आ रहे हैं उनसे ज्यादा आपका एक्सपेंसेस है। ठीक, यहाँ पर आप प्रॉफिट या लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस नहीं निकालोगे। यहाँ पर आप सिर्फ ये पता करोगे कि हमारे पास बैलेंस डेबिट में है या क्रेडिट में है। डेबिट बैलेंस मतलब अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो इसका मतलब क्या कि हमारे हाथ में कैश है। ठीक है, क्योंकि ये रिसीट साइड है, ये ज्यादा है तो ये ज्यादा है, इसका मतलब हमारे हाथ में कैश है। ठीक, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इसका मतलब हमारे पास कैश नहीं है, हम उससे ज्यादा ही खर्चा कर चुके हैं। ये टोटल है और इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में आपका डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो यहां पर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये साइड का टोटल ज्यादा है इस साइड के टोटल से, तो ये साइड के टोटल को जब माइनस करेंगे तो जो बैलेंस आएगा वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, जो अभी तक हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे वो क्या होगा, वो बैलेंस यहां पर आ जाएगा एंड दैट बैलेंस इज 3,30,000। तो इसका मतलब अभी क्लब के पास हाथ में जो पैसे पड़े हुए हैं, कैश इन हैंड है, वो कितना है, 3,30,000। आई बात समझ में? तो दिस इज द वे हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको दिया ऐसा होगा कुछ कंफ्यूज करने के लिए कि लास्ट ईयर का पेमेंट इतना करना था, नेक्स्ट ईयर का इतना करना है, ऐसा कुछ दिया होगा। ठीक है, तो हमें तो ध्यान ये रखना है कि हमें करंट ईयर में जो कोई भी पैसा आया है वो हमें डालना है, उससे मतलब है। ठीक है, और किसी चीज से कोई अक्रूड, कोई आउटस्टैंडिंग, इन चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक फॉर्मेट है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का। इसके बाद जरा सा एक दो पॉइंट्स और देखते हैं हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को समझने के लिए। दिस वाज इलस्ट्रेशन नंबर 1। आई होप एवरीबडी कॉपीड और टुक द स्क्रीनशॉट, व्हाटएवर, समझ आना चाहिए। तो आपने अभी तक जितना समझा है, जो कुछ भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को समझा है, उसके बेसिस पे अब हम जरा सा एक दो पॉइंट डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है यहां पर कि 2 फ्रेशली क्वालिफाइड डॉक्टर्स सेट अप क्लिनिक फॉर इक्वल शेयर्स। ठीक है, 2 फ्रेश क्वालिफाइड डॉक्टर थे जिन्होंने क्लिनिक सेटअप किया। दे चार्ज कंसल्टिंग फी फ्रॉम ईच पेशेंट एट 500 पर विजिट। ठीक है, एट द सेम टाइम दे गिव फ्री कंसल्टेशन टू पेशेंट्स हु कैन नॉट पे देयर फीस। कैन दिस सेटअप बी टर्म्ड एज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? वाई? मतलब कि 2 डॉक्टर्स थे, उन्होंने एक क्लिनिक बना लिया अपना। ठीक है, अब वो जो पेशेंट आते थे उसे वो फीस लेते थे 500 रुपीज। ठीक है, वो नॉर्मली हर पेशेंट से फीस लेते थे 500 रुपीज, पर जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता था, कैन नॉट अफोर्ड, उससे वो फीस नहीं भी लेते थे, उससे वो फीस नहीं भी लेते थे। ठीक है, उसका वो फ्री में भी इलाज कर देते थे। तो क्या ये जो सेटअप है इसे हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मान सकते हैं? क्या हम इसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मान सकते हैं? ये आपके बुक में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है सिर्फ, जो आपको सोचने के लिए बोला जाता है जिस क्वेश्चन में, पेज 7.2 पर है ये। ठीक है, तो क्या इसे हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मान सकते हैं? तो यू हैव टू गो थ्रू द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कि एग्जैक्टली वो डेफिनेशन क्या होता है। तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका बेसिक जो फंडा है वो ये है कि इट शुड बी सेटअप बाय सम चैरिटेबल ट्रस्ट। कोई ना कोई ट्रस्ट होना चाहिए या कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए जो उसे सेटअप करे। दूसरी बात कि जब ये सेटअप हो रहा है तो इसका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पर ऐसा कुछ भी क्लैरिटी नहीं है कि प्रॉफिट मोटिव है कि नहीं है। कोशिश तो उन्होंने की थी कि भाई पैसे लेंगे हर किसी से, हाँ, लेकिन उन्होंने थोड़ी दया दिखाई कि नहीं अफोर्ड कर सकते तो नहीं भी लेंगे, वो अच्छी बात है। पर बेसिक जो क्राइटेरिया है कि इट शुड बी सेटअप बाय सम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और ट्रस्ट, वो यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए वी कैन नॉट कंसिडर दिस एज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये था आपका 7.1।
7.1 नंबर है इस क्वेश्चन का। पेज 7.2 पे 7.1 नंबर है, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही है, और वो है कि वैल्यू ट्रस्ट जो है नाम का ये ट्रस्ट है, ये स्टार्टेड बाय 5%। वैल्यू ट्रस्ट was started by 5%। ठीक है। और इनका उद्देश्य क्या था? टू प्रोवाइड नाइट शेल्टर्स फॉर होमलेस पीपल। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव क्या था कि सर्विस देना है। किसको देना है? नाइट शेल्टर्स प्रोवाइड करना है। जिनके पास घर नहीं है उन लोगों को रात को सोने का जुगाड़ करना है, ठीक है, फॉर होमलेस। ये था इस ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव। ओके, देन जो 5 लोग थे, ये 5 लोग, इन्होंने सबने डोनेट किए इस ट्रस्ट में कितने? 1 लाख रुपए। इन सबने क्या किया? डोनेट किया इस ट्रस्ट में 1 लाख रुपए। ओके, यहां तक क्लियर है? देन ये जो पूरा प्रोजेक्ट चला है बहुत सक्सेसफुल रहा और इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया इसको। और उसके बाद एक कंपनी थी जिन्होंने इनको अप्रोच किया, ठीक है, और बोला कि वो 5 लाख रुपए डोनेशन देना चाहते हैं। वो 5 लाख रुपए डोनेशन देना चाहते हैं इनको, ठीक है। किसको? वैल्यू ट्रस्ट को। वो जो कंपनी थी वो इनको 5 लाख रुपए डोनेशन देना चाहती थी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अच्छा, वो डोनेशन किस में देना चाहती थी? कंपनीज का ना CSR होता है। CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब हर बड़ी कंपनी जो होती है ना, उनको एक एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, उन्हें ये करना ही होता है कि अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा वो सोशल वर्क के लिए दे। ये हर कंपनी को करना होता है। इसको बोलते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो कंपनी एज अ CSR एक्टिविटी 5 लाख रुपए डोनेशन देना चाहती थी इस नाइट शेल्टर को, ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि हम आपको इंटरेस्ट फ्री लोन भी देंगे। इंटरेस्ट फ्री लोन भी देंगे, मतलब हम लोन देंगे और कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ये भी 5 लाख का। ये 2 बात हुई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ये बोल रहे कि जो ट्रस्टीज थे इन्हें ये बात पता नहीं थी, इन ट्रस्टीज को कि क्या डोनेशन ले सकते हैं अंडर CSR एक्टिविटी किसी कंपनी से। पहली बात, वो डोनेशन नॉर्मली तो लेते हैं, लोगों से लेते हैं, लेकिन क्या किसी कंपनी से ले सकते हैं CSR एक्टिविटी के अंदर? और दूसरी बात, क्या वो लोन ले सकते हैं किसी कंपनी से? ठीक है, ये 2 क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। तो अंडर NGOs या अंडर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंपनी से CSR के अंडर डोनेशन लिया जा सकता है। इट इज एक्सेप्टेबल, कोई इश्यू नहीं है। तो ये काम ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। और लोन भी कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस लोन नहीं ले सकते हैं। हालांकि लोन देने वाले जरूर डरते हैं उन्हें, क्योंकि भाई इनकी इनकम का, या ये तो प्रॉफिट के लिए काम कर नहीं रहे हैं, तो इनको कल को प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये लोन चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। ये लोन देने वालों का प्रॉब्लम है, वो डरते हैं, इसलिए जल्दी कोई लोन नहीं देता। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोन नहीं ले सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आराम से कर सकते हैं ट्रस्टीज अपने नाइट शेल्टर्स को चलाने के लिए, कोई इश्यू नहीं है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7.2 ऑन पेज नंबर 7.2। पेज नंबर भी 7.2 है, क्वेश्चन नंबर भी 7.2 है, ठीक है। ये 2 कुछ क्वेश्चन थे। देन नेक्स्ट इज,
हम रिसीट और पेमेंट अकाउंट, एक और क्वेश्चन है आगे कि हम 7.3 है ये क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूंगी मैं, ये पेज नंबर 7.4 पे है, जो नीड टू थॉट होता है उसका पार्ट है ये, पेज 7.4 पे 7.3 है कि वाई रिसीट irrespective of their nature and the period to which they relate are shown in, मतलब जो रिसीट और पेमेंट अकाउंट में जो हम रिसीट शो करते हैं तो हम क्यों नहीं ये देखते हैं कि वो कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है, और हम क्यों नहीं ये देखते हैं कि ये पैसा पिछले साल का भी आया है या अगले साल का भी आया, और हम सारा कुछ रिसीट में डालते जाते हैं, हम ये मानते जाते हैं कि पैसा आ गया, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पर ये जो अकाउंट्स मेंटेन करें, ये प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये पता करने के लिए कर रहे हैं कि हमारा कैश हमारे हाथ में कितना था और कितना चला गया। अगर कैश ज्यादा चला गया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब हमारा जो ट्रस्ट है वो बंद हो जाएगा, हमारा ट्रस्ट रन नहीं हो पाएगा, हमें और हेल्प की जरूरत है। तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, इसलिए हमें ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि हम कैपिटल रेवेन्यू का रिसीट लें, कैपिटल नेचर का ले या ना ले, रेवेन्यू नेचर का ले या ना ले, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7.3 और लास्ट ये है 7.4 कि अगर रिसीट और पेमेंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस आता है, अगर रिसीट और पेमेंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस आता है, डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है, अभी जो हमने बनाया था उसमें डेबिट बैलेंस आया था क्या कि डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, यही होता है ना डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। तो फिर ये क्या है, ये एक्सपेंस है या एसेट है? अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो ये एक्सपेंस है या एसेट है? आप लोग सोचो भाई, डेबिट साइड यानी रिसीट साइड यानी आने वाला साइड, पेमेंट साइड यानी जाने वाला साइड, डेबिट साइड ज्यादा है, आने वाला साइड ज्यादा है, तो पैसा ज्यादा आया, पैसा हाथ में मतलब एसेट है, एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम आगे रिसीट और पेमेंट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर करेंगे। थैंक यू।